नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और कमोडिटी मार्केट्स की बात करें उससे पहले देख लेते हैं अगले 1.5 घंटे में क्या है इस शो में खास। सबसे पहले तो कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग और कमाई के बेहतरीन टिप्स मिलेंगे। कारवी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता और Stayman.com के दीपेन शाह साहब मेरे साथ जोड़ेंगे। उसके बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया आएगा। कुणाल सरावगी आज हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे जानेंगे निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी और कुणाल की आज की स्टॉक मार्केट की टॉप पिक्स। इसके अलावा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या है लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, ये भी आपको बताएंगे। कौन से हैं वो छोटे शेयर जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, मेरे सहयोगी वरुण दुबे के साथ जानेंगे स्मॉल कैप यूनिवर्स का हाल। मितेश ठक्कर और मनीष शर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ सुबह 10:30 पर। वायदा बाजार की स्ट्रैटेजी और आज की बेहतरीन ऑप्शंस रणनीति, इस पर होगी बात। और उसके बाद सुबह 11 बजे प्रकाश गाबा साहब जुड़ेंगे। आपकी जो तमाम क्वेरीज आ रही है उस पर फटाफट सवाल जवाब। लेकिन पहले रुख कमोडिटी मार्केट्स का, और डॉलर 14 साल की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। हालांकि इसके बावजूद आज रुपया खुद को संभालने में कामयाब है। डॉलर के मुकाबले रुपया हल्की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। वहीं ग्लोबल मार्केट्स में सोना सुस्त शुरुआत के बाद हल्की रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन डॉलर में बढ़त से सोने में बेहद छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। दरअसल कल अमेरिका के अच्छे आंकड़ों से डॉलर उछल गया था, जिससे एसपीडीआर गोल्ड की होल्डिंग में करीब 1% की भारी गिरावट देखने को मिली है। इस बीच चांदी में भी करीब ½ % ऊपर कामकाज हो रहा है। इस साल चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन कल की भारी गिरावट के बाद कच्चे तेल में आज फिर से रिकवरी आई है और नामिक्स पर क्रूड करीब 0.25% की बढ़त के साथ $53 के पार कामकाज कर रहा है। हालांकि एलएमई पर आज कॉपर में दबाव है और ये करीब ½ % नीचे कामकाज करती हुई, जबकि चीन में कॉपर का दाम करीब 1.5% गिर गया है। इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग आपकी स्क्रीन पर। कच्चे तेल में हमने कहा था वापस इंटरनेशनल मार्केट में उछाल देखने को मिल रहा है। 1/4% की बढ़त के साथ ₹9 की मजबूती और ऑलमोस्ट 3600 के लेवल्स पे इस समय कच्चे तेल में कामकाज होता हुआ। क्या हो रहा है? कल हमने 18 महीने के हाई छूते हुए देखे थे कच्चे तेल में, पर जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई, जिस तरह से लीबिया का एक्सेस प्रोडक्शन था, उसके बाद मुनाफा वसूली का दबाव आता हुआ नजर आया। नेचुरल गैस 1/3% का दबाव, और कल आपको याद होगा ओपनिंग में ही 5-6% के आसपास का नेचुरल गैस में दबाव देखने को मिला था। सोना और बुलियन आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। तो सोने चांदी में किस तरह की ओपनिंग हुई है? सोना 1/4% नीचे, ₹71 की नीचे शुरुआत होती हुई। चांदी में भी ऑलमोस्ट ₹75 के आसपास की कमजोरी है। 40,190, 40,195 के लेवल्स पे इस समय चांदी शुरुआत करती हुई। तो कच्चे तेल में उछाल, नेचुरल गैस नरमी के साथ, और बुलियन सोने और चांदी में हल्का दबाव है। कॉपर में 1/4% का उछाल, एमसीएक्स में एल्यूमिनियम 5 पैसे, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग, लेकिन हरे निशान के साथ शुरुआत होती हुई। लेड में 1/4% का उछाल है, 35 पैसे मजबूत, ₹138.25 पे शुरुआत होती हुई। निकेल में 2/3% से ज्यादा का उछाल, और जिंक 1% की मजबूती के साथ। तो बेस मेटल्स में मजबूती कंटिन्यू होती हुई। एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सोया ऑयल 5 पैसे नीचे, ₹726.55 के शुरुआती टिक्स। क्रूड पाम ऑयल में ₹2.5 की कमजोरी, तो ऑलमोस्ट ½ % नीचे, 579 के लेवल्स पे शुरुआत। सोयाबीन में ₹7 का दबाव है, 1/4% के आसपास की कमजोरी के साथ वहां पे शुरुआत होती हुई। मस्टर्ड सीड में ₹12 की कमजोरी, तो 1/4 से 1/3% का दबाव, शुरुआती टिक्स। ग्वार सीड ₹23 नीचे। हल्दी में हम देख रहे हैं ₹4 का उछाल, 6780 के लेवल से शुरुआत होती हुई। जीरा ₹15 नीचे खुलता हुआ, 18,190 के लेवल्स, और चीनी ₹26 के आसपास का उछाल, 2/3% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ। रुपया आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए और डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कमोडिटीज और करेंसीज के लिहाज से। डॉलर इंडेक्स कल से आज अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। अमेरिका में जो आंकड़े आए हैं अर्थव्यवस्था के, वो फिर से मजबूत, इसलिए आप देख रहे हैं 103.3 के लेवल्स पे ट्रेड होता हुआ। हालांकि कल हाईज जो थे 103.8 के थे, तो डे ऑन डे अभी भी जंप नजर आएगा आपको, लेकिन हाईज से कुछ करेक्ट जरूर हुआ है डॉलर इंडेक्स। और रुपया 68.21 के लेवल्स पे समय कामकाज करता हुआ, 68.32 कल का क्लोज था। तो डॉलर इंडेक्स में मजबूती के बावजूद रुपए में हम देख रहे हैं मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। 12 पैसे के आसपास का एप्रिसिएशन रुपए पर। लेकिन चलिए कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज हमारी टॉप स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, इस पे बात करने के लिए कारवी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता
और stayvan.com के दीपेन शाह मेरे साथ जुड़ते हुए। आप दोनों का ही स्वागत है। और हिमांशु, शुरुआत आपके साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट तो कच्चा तेल, भारी उठापटक, कल उछाल, उसके बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली का दबाव और आज फिर से ट्रेंड अपसाइड का नजर आता है। क्या हो रहा है और रणनीति क्या होगी सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, पिछले कुछ वीक से कंटिन्यूअसली हमने वन वे रैली देखी थी ऑयल प्राइसेस में, और कल हायर लेवल्स पे, कल मल्टी मंथ हाईज बनाने के बाद मार्केट में हायर लेवल से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट सेलिंग हायर लेवल्स पे देखने को मिली है। कल रशिया की तरफ से दिसंबर मंथ का रिकॉर्ड प्रोडक्शन डेटा रिलीज हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सेलिंग ट्रिगर हुई। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़े से ओवरबॉट हैं और कुछ कंसोलिडेशन और करेक्शन शॉर्ट टर्म में मार्केट में देखने को मिल सकता है। 36, 35, 36, 40 तक के पुलबैक का वेट करना एक सही स्ट्रेटेजी रहेगी और उन लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशंस को बनाया जा सकता है। 35, 50 तक के टारगेट के लिए 36, 70 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे। ओके, तो उछाल में बिकवाली करने के मौके होंगे। कंडीशनल सेल है, 3640 के आसपास मिले तो बेचें, 3550 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करने की सलाह होगी। थोड़ा सा ओवरबॉट नजर आता है छोटी अवधि में, तो शायद ऊपरी स्तरों पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। अच्छा, बुलियन सर, सोने और चांदी। कल तो सोना रेजिलिएंट था, डॉलर इंडेक्स में मजबूती के बावजूद एटलीस्ट हरे निशान में कामकाज हुआ। आज शुरुआती इंडेक्स दोनों में, सोने और चांदी में दबाव के हैं भारतीय बाजारों में, क्या करना चाहिए? देखिए अजीत जी, लास्ट ईयर हमने देखा कि दिसंबर रेट हाइक और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर में काफी पिटाई देखने को मिली थी और मार्केट्स ओवरसोल्ड थे। अब जनवरी एंड में चाइना की तरफ से न्यू लूनर ईयर की जो फिजिकल डिमांड है वो जनवरी ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, और यही हमने कल देखा कि डॉलर इंडेक्स में मजबूती के बावजूद गोल्ड और सिल्वर दोनों में मजबूती देखने को मिली। मेरा मानना है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ये कंटिन्यू रह सकती है तेजी, और गोल्ड में 27,650 के आसपास आज के लिए बाई करने की सलाह रहेगी। 27,950 तक के टारगेट के लिए 27,480 का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन गोल्ड और सिल्वर में अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरी पिक रहेगी सिल्वर, क्योंकि लास्ट फोर्थ नाइट में हमने देखा कि गोल्ड में ऑलरेडी $1120 से $1160-62 तक की रिकवरी देखने को मिल गई थी, लेकिन सिल्वर में अभी भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन था और ये ब्रेकआउट कल देखने को मिला है। तो सिल्वर में 40,000 के आसपास फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट करने की सलाह रहेगी, और इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 41,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 39,650 का स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में खरीदारी करने के मौके ढूंढें। सोने में खरीदारी करें, लक्ष्य होगा 27,950 का, लेकिन सिल्वर शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करते हुए हिमांशु वहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढें 41,500 के टारगेट्स के लिए। दीपेन, हाय, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आप कहां लगाने की सलाह दे रहे हैं सर? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, एग्री कमोडिटीज में हमने देखा है कि विंटर थोड़ी सीवियर है, तो आपको मेंथा ऑयल में खास करके ध्यान देना चाहिए, बिकॉज जनरली विंटर्स में काफी अच्छी डिमांड होती है। तो आई थिंक जनवरी कॉन्ट्रैक्ट थोड़े प्रॉफिट बुकिंग में अगर 1013 के लेवल्स के आसपास आपको मिलता है तो वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे 1000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। ऑन दी अपसाइड आपको 1080 1085 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। सेकंड टॉपिक हमारी जीरा में होगी। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जीरा में अपसाइड आई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 18,400 के आसपास एक बहुत ही बड़ा कैप मिल सकता है, बिकॉज फिजिकल मार्केट में जब तक नया क्रॉप नहीं आएगा तब तक नए प्राइसेस की ट्रेंड आपको नहीं देखने मिलेगी। तो आई थिंक अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 18,400 के आसपास शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। 18,580 का स्टॉप रखिए। ऑन द लोअर साइड 17,800 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो मेंथा ऑयल खरीदने के मौके ढूंढे और जीरे में बिकवाली करने के मौके, आपकी लेवल स्क्रीन पे वो लेवल्स आते हुए। अच्छा हिमांशु, रुपया सर, ये डॉलर इंडेक्स में मजबूती आ रही है, फिर से वो 14 साल के हाईज को रीटेस्ट कर रहा है, बार बार जाके लग रहा है स्ट्रेंथ है, और एक आर्थिक आंकड़े भी लगातार मजबूत आ रहे हैं। 20 तारीख को प्रेसिडेंट साहब चुने, अपनी पदभार संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो इस बीच शायद वोलेटिलिटी और मोमेंटम अपसाइड में नजर आएगा। रुपए में ऐसे में रणनीति क्या होगी आज के लिए, और रुपया क्या फ्रेश लाइफ लोज बनाने की तैयारी कर रहा है? देखिए अजीत जी, हमने देखा कि सीरीज ऑफ इवेंट्स के बावजूद भी डॉलर इंडेक्स 104 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और कल भी 103.80 के हाइक टेस्ट करने के बाद मार्केट वहां से स्लिप हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 103.50 104 का लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है डॉलर इंडेक्स के लिए, और जब तक 104 के ऊपर सस्टेन वे में डॉलर इंडेक्स सस्टेन नहीं करता तब तक हो सकता है कि ये वोलेटिलिटी देखने को मिले 104 से 102 के दायरे में। जहां तक रुपए की बात है, मुझे लगता है कि 68.40 68.50 मैक्सिमम अपसाइड कैप्ड है यूएसडी INR पेयर स्पॉट के लिए,
और कोई भी रिकवरी यहाँ से अगर मिलती है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, ना केवल इंट्राडे में बल्कि पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा, चीनी दीपेन रडार पे है, क्योंकि कहा जा रहा है, खबरें ऐसी आ रही हैं और रह के आती रहती है कि वो इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की तैयारी है सरकार की। आपका चीनी पे इस समय क्या कॉल है, क्या नजरिया बन रहा है? जी देखिए, अगर चीनी की हम बात करेंगे तो एक्सपेक्टेड तो यही है, बिकॉज हमने देखा था कि पिछले समय में काफी कमोडिटीज पे इंपोर्ट ड्यूटी 0 हुई है, उसी की वजह से इंपोर्ट काफी अच्छा हुआ है। खास करके अगर चने की बात करेंगे तो, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि अगर आगे जाके क्रॉप कम आना है तो अभी से इंपोर्ट की तैयारी करके रखे, तो आगे जाके प्राइसेस पे प्रेशर बना रहे हैं। अगर हम चीनी की बात करेंगे तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जो प्राइसेस बढ़ने थे वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और 3,850 3,860 के आसपास काफी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको नई तेजी नहीं देखने मिलेगी। ग्राउंड लेवल रियलिटी की बात करें तो वहां पे इन प्राइसेस पे भी अभी स्टॉक की डिमांड काफी कम है, क्योंकि सीजन में अभी 3 महीने की है। समर सीजन के बाद ही आपको चीनी में थोड़ा उछाल देखने मिल सकता है। आई थिंक अग्रेसिवली इन लेवल्स पे बाइंग ना करे, वो ज्यादा बेटर रहनी चाहिए। ओके, और आज चीनी आपकी स्क्रीन पे 0.5% के दबाव के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। अच्छा, हिमांशु, दीपेन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सीधी सी आवाज के लिए, आज सुबह वक्त निकालने के लिए। क्विकली आपकी स्क्रीन पे इन लोगों की स्ट्रैटेजी आएगी आज के ट्रेड के लिए। हिमांशु कच्चे तेल में बेचने के मौके ढूंढ रहे हैं, ओवरबॉट नजर आता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, उछाल में लेकिन बिकवाली करके चलें। सोना और चांदी दोनों खरीदारी के लिए अच्छे नजर आते हैं, हालांकि प्रिफर्ड पिक अगर जानने हो तो वो चांदी होगी, जिसपे वो ज्यादा बुलिश साउंड करते हुए 41,500 के टारगेट्स के लिए और सोने पे 27,950 के लक्ष्य के लिए खरीद के चलें। रुपया मजबूती दिखा सकता है तो बेचने के मौके होंगे, हालांकि कंडीशनल है। 6840 के लेवल्स पे बेचें, 6820 के टारगेट्स के लिए। एग्री कमोडिटीज साइड में मेंथा ऑयल खरीदने की सलाह, 1055 के टारगेट्स। जीरा बेचने के मौके ढूंढें 17,800 के लेवल्स के लिए। और चीनी में इस समय खरीदारी से बचें, अवॉइड करें इस कमोडिटी को। लेकिन चलिए, ये तो पूरा कमोडिटी मार्केट्स का एक्शन था। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और कुणाल सरावगी की निफ्टी स्ट्रैटेजी और साथ साथ स्टॉक रिकमेंडेशंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और इस वक्त का तत्काल ट्रेड आइडिया है ग्लोब कैपिटल के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नीरव वखारिया की तरफ से। उनका मानना है कि यूपीएल, इसमें खरीदारी करें 660 के स्टॉप के साथ 675 के टारगेट्स के लिए। और भारतीय बाजारों की चाल पर नजर डालिए। बुधवार की सुबह है और इस समय तो अब मजबूती के साथ इंडियन मार्केट्स में कामकाज होता हुआ 1/4% की उछाल है सेंसेक्स और निफ्टी में 8200 के ऊपर अब निफ्टी वापस कामकाज करता हुआ। स्क्रीन अच्छी नजर आ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बेंचमार्क्स तो हरे निशान में ट्रेड कर ही रहे, ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप्स में 3/4, स्मॉल कैप्स में 1% के उछाल के साथ ट्रेड्स और मार्केट ब्रेथ 4:1 का रेशियो, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 80% शेयर इस समय हर निशान के साथ ट्रेड होते हुए नजर आएंगे आपको। तो अच्छा मोमेंटम अब पिकअप हो रहा है इंडियन मार्केट्स में और ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप्स तो इस साल की शुरुआत से ही लगातार वो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ। लेकिन एक दिक्कत की बात, बैंक्स वो अंडर परफॉर्मेंस है, लाल निशान इस समय एकदम फ्लैट कामकाज करते हुए। इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी मेरे साथ जुड़ते हुए। कुणाल, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे देख रहे हैं इस मोमेंटम को? निफ्टी में कॉल क्या होगा? हाय आशीष, अगर आप देखिए निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो निफ्टी के चार्ट में हम देखते हैं कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है जो कि सितंबर से चली आ रही थी लास्ट ईयर से, और ये सितंबर की ट्रेंड लाइन मुझे लगता है कि अभी भी एक अड़चन का काम करेगी। तो इन्हीं स्तरों पर मुझे कुछ सेलिंग प्रेशर आने की उम्मीद लगती है। मुझे लगता है कि ओवरऑल अभी भी निफ्टी में डाउनवर्ड प्रेशर बना रहेगा और जब तक निफ्टी डिसाइसिवली 8300 को पार न करे तब तक बहुत अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाने चाहिए। तो मेरी राय में इन स्तरों पर निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत मामूली सा 20-25 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखें, 8035 पर यह स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है एक बार के लिए निफ्टी दोबारा 8100 के स्तर दिखाए। और ये वजह होगी बैंक्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं।
निश्चित रूप से देखिए सबसे बड़ी चिंता बैंक्स है और बैंक निफ्टी का चार्ट आशीष देखें तो निफ्टी की तुलना में काफी कमजोर लग रहा है, जो कि मैं लगातार कहता आया हूं। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी क्योंकि 18,400 के लेवल्स को बहुत डिसाइसिवली पार नहीं कर पा रहा है, तब तक आप देखिए कि डाउनवर्ड प्रेशर बना रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आपको और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में भी और सभी मेजर बैंकिंग स्टॉक्स में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बेच चले और निफ्टी में 8100 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके ढूंढे। इन चलिए अब रुक करता हूं एक इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। नवी मुंबई एयरपोर्ट फिर से खटाई में पड़ सकता है। एयरपोर्ट के लिए 3 कंपनियों ने बोली नहीं लगाने का फैसला किया है। ये कंपनियां हैं जीएमआर इंफ्रा, टाटा प्रोजेक्ट्स और हीरानंदानी ग्रुप। क्या कारण है बोली नहीं लगाने का, ये जानते हैं हमारे सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी से। नीरज जी, ये 90 के दशक से मैं सुन रहा हूं कि नवी मुंबई में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना है। आज 17-18 साल डाउन द लाइन फिर दिक्कत में प्रोजेक्ट आता हुआ, क्या खबर है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए मुश्किल में फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 4 जो कंपनियां थी जिनको बोली लगानी थी उसमें से 3 ने विड्रॉ कर लिया है, जिसमें जीएमआर है, हीरानंदानी ग्रुप है और टाटा ग्रुप है। इनका कहना है कि ये बोली नहीं लगाएंगे और 9 जनवरी को फाइनेंशियल बिड्स इनको देनी थी। टेक्निकल बिड ये ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो 9 जनवरी से ठीक पहले इस तरीके का मामला मुश्किल में डाल सकता है। 4 कारण जो मूलतः बताया जा रहे हैं कि जिसकी वजह से ये बोली नहीं लगाना चाहते, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है, जो कंपनियों के हमें सोर्सेज से पता चला है, कि जो पर्यावरण की मंजूरी है उसमें स्टेज 1 की मंजूरी सभी मिल चुकी है, लेकिन स्टेज 2 की मंजूरियां अभी भी बाकी हैं। ये बहुत कम रिपोर्टेड है, लेकिन स्टेज 2 की रिक्वायरमेंट है इनको। तो एक पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि वहां करीब 3000 लोग अभी भी हैं उस लैंड पे जिनको शिफ्ट किया जाना है, वो काम भी अब तक नहीं हुआ है। तीसरा बड़ा कारण यह है कि वहां पे कई सारे पहाड़ हैं, नदियां हैं जिनको डाइवर्ट करना है, पहाड़ को लेवलिंग करना है और हाई टेंशन वायर गए हैं बिजली के, उनको शिफ्ट करना है। ये प्री डेवलपमेंट काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। इसको 4 हिस्सों में बांट के काम दिया जाना था, जिसमें 2 अवार्ड हुए हैं और 2 काम अभी तक अवार्ड भी नहीं हुए। चौथी वजह यह बताई जा रही है कि जो 2 अवार्ड हुए हैं काम में, उसमें जीवी के जो चौथा बोली लगाने वाला पार्टनर कंपनी है इस प्रोजेक्ट की, उसी की एसोसिएट कंपनियों को दे दिया गया। एक तो जीवीके की एसोसिएट कंपनी है, दूसरी जो गायत्री प्रोजेक्ट्स को दिया गया वो भी कहा जाता है कि उनके रिश्तेदार की कंपनी। तो इसको लेकर के भी जो 3 बिडर्स हैं उनके अंदर थोड़ी सी नाराजगी है। तो इन 4 कारणों से उन्होंने विड्रॉ कर लिया और बाकायदा इन्होंने उसके लिए सीएम को, देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी भी लिखी है, सिडको भी चिट्ठी लिखी है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इसका होगा क्या इस प्रोजेक्ट का। तो देखिए, सिडको ने प्रोविजन कर रखा था कि अगर सोल बिडर भी बचता है तो उसको ठेका दे सकते हैं। तो जीवीके इंफ्रा एंड पावर की लॉटरी लग सकती है अगर ये उनको बिड दे दिया जाता है, लेकिन हो सकता है कि इन्हीं कारणों से दबाव बने तो रीबिड करना पड़े, तो बोली फिर से मंगाई जा सकती है। दोनों ही ऑप्शन सिडको के सामने खुले हुए हैं। ओके, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जीवीके पावर आज के दिन वो 10% का उछाल है, क्योंकि मियाल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड चौथा बिडर है जो अब तक इस फ्रेम में है। बाकी तीनों टेक्निकल बिड के बाद फाइनेंशियल बिड्स नहीं सबमिट करेंगे, तो हो सकता है इसके पास वो नवी मुंबई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आता हुआ नजर आए एयरपोर्ट का, और इसीलिए स्टॉक में उछाल खरीदारी के साथ कामकाज होता हुआ। लेकिन हाँ, जो खबरें आ रही हैं अच्छी नहीं है। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस अभी भी बचे हैं, लोगों को रिलोकेट अभी भी करना है, ग्राउंड लेवलिंग अभी तक नहीं शुरू हुई है, तो ये सब दिक्कत की बातें हैं। और आप जानते हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या हाल है, अपने कैपेसिटीज के ऊपर इस समय कामकाज कर रहा है, तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। अभी 2019 तक ये प्रोजेक्ट हकीकत होता है नहीं, सबकी नजरें वहां पर। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। कुणाल सवाबगी मेरे साथ बने हुए हैं। कुणाल सवाबगी की टॉप पिक्स, टॉप रिकमेंडेशन, स्टॉक स्पेसिफिक क्या है, इस पर बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक्शन है ब्रॉडर मार्केट्स में। तो स्मॉल कैप्स की दुनिया में क्या हो रहा है, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है स्मॉल कैप में। अगर आप देखें तो आज दरअसल खुलते से इसने अपना 50 डीए में ब्रेक किया और उसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, करीब 5% के आसपास की तेजी है। सबसे पहले उन स्टॉक्स में नजर डालें जिनमें खबरों के चलते एक्शन देखने मिल रहा है। सेलिब्रिटी फैशन, वाफना फार्मा, प्रतिभा इंडस्ट्रीज, बोर्ड मीटिंग के चलते इन कंपनियों में देखिए करीब 10 से 20% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा नंदन डेनिम, आरबीआई ने इस कंपनी में एफआईआई लिमिट बढ़ाने की अनुमति दी है, उसके चलते 12% की तेजी। बॉम्बे डाइंग रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान के चलते 4% की तेजी। जुबिलेंट लाइफ और रैमको सिस्टम्स में भी खबरों के चलते अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। जिन सेक्टर में आज अच्छा खासा एक्शन है उसमें फिर से एक बार शुगर सेक्टर शामिल है। कोठारी शुगर, उगल शुगर, द्वारी के करीब 2.5 से 4.5-5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। वही केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छा खासा आज यहाँ रुझान देखने मिल रहा है। कनोरिया केमिकल्स, दीपक नाइट्रेट, मैंगलो केमिकल्स,
अच्छी खासी करीब 2.5 से 8% के आसपास की तेजी है। पेपर स्टॉक्स भी पीछे नहीं है, कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम इनमें भी है। जेके पेपर, पुदुमजी पल्प, स्टार पेपर में अगर आप देखें तो अच्छा खासा यहाँ एक्शन वहां भी देखने मिल रहा है। और पेट्रोकेमिकल स्टॉक में अगर आप देखें तो मनाली पेट्रो, आईजी पेट्रो और तमिलनाडु पेट्रो, इन स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजियां देखने मिल रही है। इसके अलावा जो स्टॉक्स आज फोकस में है उसमें खेतान इलेक्ट्रिकल शामिल है, अच्छा खासा 14% का जंप, वीनस रेमेडीज में 7.5%, मंग टिम्बर 5% और निटको टाइल्स को देखिए 5% की तेजी आज भी देखने मिल रही है। और लगातार इस काउंटर में पिछले 4-5 दिन से अपर सर्किट देखने मिल रहा है, आज भी उसी हाल वैसा ही हाल देखने मिल रहा है। प्रभात डेयरी में भी करीब 4.5% के आसपास की तेजी है। वहीं जिन स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है उसमें लिबर्टी शूज, गति और एमबीएल इंफ्रा के काउंटर शामिल है। ओके, तो पूरा एक्शन तो ब्रॉडर मार्केट, स्मॉल कैप, मिड कैप की दुनिया में नजर आएगा आपको। कुणाल ने कहा था निफ्टी, कुणाल ने कहा था बैंक निफ्टी, दोनों को बेच के चले, लेकिन कुणाल कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। देखिए, 2 स्टॉक्स हैं आशीष जहां पर के इन स्तरों पर भी खरीद कर सकते हैं और निफ्टी पे से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड ये दोनों ही काउंटर्स नहीं है। सबसे पहले एचपीसीएल मुझे लगता है कि खरीदने लायक है। जिस तरह का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, आप देखिए कि आज खुला था कुछ नीचे और एक अच्छी रिकवरी आज इंट्राडे में हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यहां पर आपको 480 तक के स्तर आएंगे, लगातार आउट परफॉर्म करता आया है। मुझे लगता है 450 पर स्टॉप लॉस रखें, 480 के टारगेट से बाय करें एचपीसीएल। दूसरा काउंटर सिंटेक्स, जो कि कल का स्टार परफॉर्मर था, बहुत मेजर अपसाइड हमने कल देखा, एक ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज हुआ है। मुझे लगता है कि आज जरूर कुछ शांत है, लेकिन इन स्तरों पर खरीदें तो एक अच्छा अपसाइड यहां बन सकता है। 86 के टारगेट से बाय करें, स्टॉप लॉस रखना होगा 78 के रीजन में। ओके, तो एचपीसीएल और सिंटेक्स को खरीद के चले। कुणाल, आपका धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वायदा बाजार का एक्शन। दिग्गजों में सुस्ती, सेंसेक्स निफ्टी 0.4% ऊपर, लेकिन छोटे मझौले शेयरों में आज भी अच्छी खरीदारी। मेटल, ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। ग्लेनमार्क फार्मा को यूएस एफडीए का बूस्टर डोज, नई दवा के ट्रायल की मंजूरी से शेयर 2% चढ़ा। अंकलेश्वर प्लांट के लिए यूएस एफडीए की चेतावनी से वॉकआउट फिसला। मॉयल में करीब 4% का उछाल, मैग्नीज ओर के दाम में बढ़ोतरी का असर, कीमतों में लगातार 5वें महीने तेजी। और जीवी के पावर में 10% का शानदार उछाल, नवी मुंबई एयरपोर्ट की बोली लगाने की रेस में एकमात्र कंपनी, बाकी 3 कंपनियों ने खींचा हाथ। नमस्कार, मैं हूं आस्था सावंत और इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और आज का ट्रेड लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आपने कॉल लगाना है या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और हमारे दोनों जानकार हमारा साथ दे रहे हैं। आज तकनीकी राय लेंगे मितेश ठक्कर से और साथ ही वायदे बाजार के ट्रेड समझेंगे मनीष शर्मा से। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन पहले बाजार की चाल एक बार हमारे दर्शकों के लिए हाजिर कर देते हैं। 56 अंकों की तेजी सेंसेक्स पर, निफ्टी महज 19 पॉइंट ऊपर है, लेकिन 8,200 के ऊपर अभी भी सिलसिला बना हुआ है तेजी का। मिड कैप इंडेक्स में काफी रफ्तार, 130 अंकों की बढ़त, बैंक निफ्टी हल्की सी मुनाफा वसूली दिखा रहा है। और अब अगर ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन देखिए और देखिए कहां पर ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है, खासतौर से ऑप्शंस के मार्केट में, तो 8,200 का कॉल, यहां पर हमने देखा है करीब 6% का प्रीमियम बढ़ता हुआ। दरअसल 8200 के कॉल में आज आप देखेंगे करीब 3.5 लाख शेयर से ज्यादा जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8300 का भी कॉल काफी एक्टिव हो गया, यहां पर प्रीमियम में 8% की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। दूसरी तरफ 8100 का पुट में करीब 3 लाख शेयरों का एडिशन ओपन इंटरेस्ट में और 8100 के पुट में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। अब क्या रेंज रहेगी और क्या बाजार ने मान लिया है कि शायद अपर एंड 8200 का ही है, इस पर एक कॉल लेते हैं मनीष शर्मा से। मनीष बताइए। जी, निफ्टी में अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार 8,000, 8,300 ये 300 पॉइंट की रेंज में ब्रॉडर वे में मार्केट ट्रेड कर रहा है। इस बार के ऊपर ऑप्शन चेन एनालिसिस में अगर आप देखें तो 8,000 के पुट में मैक्सिमम ओपन टेस्ट है और 8,200 के कॉल में मैक्सिमम ओपन टेस्ट है। सो एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस हम लोग थोड़ा बहुत हायर साइड ऑफ रेंज ट्रेड कर रहे हैं।
निफ्टी में अगर आप देखें 8,250 और 8,300 ये लगातार पिछले पूरे सीरीज में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और मुझे लगता है ये सीरीज में भी 8,250 8,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना रहेगा मार्केट में। उसी के लिए आपसे शॉर्ट करने की राय होगी निफ्टी में 8,250 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करें। नीचे मुझे लगता है एक बार शॉर्ट टर्म टारगेट्स 8,100 8,120 तक के लेवल्स वापस देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल एक अड़चन है 8250 8300 यहाँ पर बाजार अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए शॉर्ट की पोजीशन सुझा रहे हैं। मनीष मितेश, आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए मुझे लगता है कि 8220 8260 में काफ़ी सप्लाई है और परंतु इंटरडे चार्ट्स का भी कोई सेलिंग का बड़ा सिग्नल नहीं है और दूसरा ये लगता है कि ब्रॉडर मार्केट काफ़ी आउट परफॉर्म करेगा। तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप स्टॉक्स में निफ्टी में आई थिंक प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पर, दीज आर गुड लेवल्स और आपको शायद ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस आपका जो है वो मिड कैप स्टॉक्स पर आ जाना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक लगता है कि ब्रेड जो है मार्केट की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और मिड कैप स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग तेजी और परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ओके, तो मिड कैप्स में ज्यादा हरकत देखने को साफ दिखाई दे रही है आज भी और आगे सिलसिला जारी रहेगा। आज के कुछ एक्टिव काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और साथ ही सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। देखिए आज एक्शन कहां पर है, तो बैंक निफ्टी भले ही 30 पॉइंट नीचे हो, डीसीबी में हमने देखा है 16% का ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ और 3% से ज्यादा की तेजी स्टॉक में बनती हुई दिखाई दी थी इंट्राडे में। वहीं सन टीवी में भी यही चाल देखने को मिल रही है, करीब 12-13% तक का ओपन इंटरेस्ट जुड़ रहा है। हेक्सेवेयर आईटी कंपनियों में कल जहां पर कुछ मुनाफा वसूली हुई थी, मिड कैप आईटी में हेक्सेवेयर आउट परफॉर्म कर रहा है, 9.5% का ओपन इंटरेस्ट यहां पर ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और डीवीज लैब एक और काउंटर है जहां पर आप देखेंगे स्टॉक में हल्का दबाव है लेकिन ओपन इंटरेस्ट में कुछ तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और इन काउंटर्स जो एक्टिव हैं आज उस पर भी राय देंगे। निशांत से बात करते हैं, मुंबई से हमारे साथ है, बताइए निशांत। मैंने टेक महिंद्रा का एक लॉट लिया है जनवरी फ्यूचर का। किस प्राइस पर सर? 492। ओके, 492 पर ये पोजीशन खड़ी है। आज आप देखेंगे एक पुल बैक आता हुआ जरूर दिखाई दिया है। मितेश, क्या सलाह होगी? 492 का लेवल है इनका। मेरा व्यू यहाँ पे काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स में माइंडट्री और टेक महिंद्रा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें आप एक काम करें कि 484 का कैश लेवल्स के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। अपसाइड टारगेट से इसके पॉसिबल है। मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा आराम से आई थिंक 511-12 का पहला टारगेट होगा ऊपर में और शायद 525 तक भी जाएगा। तो आई थिंक 510-11 के आसपास आप एक फ्रेश व्यू रख सकते हैं या प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। 510-11-12 के आसपास आप एक और बार हमसे बात कीजिए या फिर अगर आप चाहें मुनाफा वसूल सकते हैं, ये आपके लिए सलाह है। होल्ड कीजिए 484 का फिलहाल स्टॉप लॉस आपने ध्यान में रखना है। अगला सवाल ले लेते हैं अमित कुमार का, रामपुर से लाइन पर है, पूछिए अमित। गुड मॉर्निंग। मैंने 2 लॉट एक्सिस बैंक के 610 पर ले रखे हैं सितंबर के बीच, तो उसे मैं रोल ओवर करता हूँ, मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ। 610 पर इनफैक्ट ये पोजीशन है। क्या होल्ड करने में फायदा है? क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में दबाव लगातार देखने को मिल रहा है और जब भी ये कमजोर होता है बाजार भी अटकता है। मनीष, इस पर आपकी राय क्या रहेगी? एक्सिस बैंक 610 का एवरेज है इनका। जी, काफी ऊपर की खरीद है स्टॉक में। अगर आप देखें लगातार एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, बट 440 का एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से स्टॉक ने सपोर्ट लेकर बाउंस दिया है। मुझे लगता है स्टॉक में 470 480 तक का एक पुल बैक मिल सकता है, तो 470 480 के पुल बैक में एग्जिट करने की राय होगी और ये होल्ड करने की राय होगी। स्टॉप लॉस मेंटेन रखें 440 का स्ट्रिक्टली। 440 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करें। डीसीबी पर भी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आप ही से, जिस तरह का एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है मनीष, क्या आपको लग रहा है तेजी की पोजीशन ऐड करना ठीक है? जी डेफिनेटली, मोमेंटम काफी अच्छा है आज डीसीबी में और काफी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस भी फ्यूचर साइड जुड़ी है। मुझे लगता है इसमें 122 और 125 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 110 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की राय होगी। 110 का स्टॉप लॉस और तेजी में आप रह सकते हैं इस काउंटर में। नई पोजीशन के लिए भी यहाँ पर सलाह आती हुई। मनीष प्रताप सिंह नोएडा से लाइन पर है, पूछिए मनीष। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए मनीष। मैम, मेरा 432 के रेट पे 2 लॉट सेल है रिलायंस कैपिटल फ्यूचर में। 432 पे रिलायंस कैपिटल बेचा है, ठीक है। 445 पर आज ये ट्रेड कर रहा है। मितेश, क्या कहेंगे आप? कोई स्टॉप लॉस जिनको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हल्का सा अपटिक आया है स्टॉक में?
आई थिंक मार्केट में एक शॉर्ट लेग खत्म हो गया तो ये स्टॉक भी बाउंस बैक कर रहा है। ब्रॉडली स्टॉक में अप ट्रेंड नहीं है, परंतु एक रेंज मूवमेंट है 412-15 नीचे में और 455 के आसपास ऊपर में। तो 455-56 तक अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो उसके ऊपर स्टॉप लगा सके, अदरवाइज अभी काट लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इंट्राडे जो ड्रिफ्ट है उसका स्टॉक का ऊपर की तरफ ही है। तो मुझे लगता है कि 455-56 की तरफ पहले बढ़ेगा और उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो और तेजी भी हो सकती है। बट फॉर द टाइमिंग आई थिंक ये रेंज में अपर एंड की तरफ बढ़ रहा है। मनीष, देखिए इसमें तेजी आ रही है क्योंकि बाजार में भी आप देखेंगे कि मंदी की पोजीशंस करने वाले लोग कम हो गए हैं आजकल, तो आप इससे एग्जिट कीजिए क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन होल्ड करना थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है। 455 तक का इंतजार कर सकते हैं, अगर उसे पार करता है तो डेफिनेटली एक एग्जिट है। ये मितेश की सलाह आपके लिए। सत्येंद्र कुमार से बात करते हैं, तुमकुर से लाइन पर है, पूछिए सत्येंद्र जी। हाँ जी बताइए सर, क्या ट्रेड लिया है? वही IDBI का मेरे को 72 का कॉल है मेरे पास, 7250 पे। ओके, 14 लॉट है। और ये क्या 145 और 160 के बीच के सौदे हैं? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, क्या करूं मैं? मनीष क्या सलाह होगा? 7250 का इन्होंने कॉल लिया है IDBI बैंक में। जी होल्ड करने की राय होगी। एक छोटा स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा, 69.50 का फ्यूचर्स लेवल में स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और होल्ड करें। ऊपर में लगता है एक बार स्टॉक 72 तक पुल बैक दे सकता है, तो 72 अगर आता है तो एग्जिट कर ले और 69.50 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। अगर 69.50 लेवल टूटता है तो इस कॉल से एग्जिट कर लें। ओके, 69.50 अगर टूटता है तो एग्जिट की सलाह, वरना होल्ड कीजिए सत्येंद्र इस फिलहाल ट्रेड में। रोहन ठक्कर से बात करते हैं, पावर ग्रिड में इनकी पोजीशन है। रोहन बताइए कब पोजीशन ली और किस भाव पर? मैंने पावर ग्रिड के 2 लॉट लिए हैं। एक्चुअली मैंने एवरेज किया है 183 पे। तो एवरेज किया है मतलब आपने पहला कब खरीदा था ये शेयर और किस भाव पर? एक फर्स्ट लॉट मैंने 181 पे लिया था और सेकंड लॉट मैंने 185 पे लिया। तेजी की है ना? यस। मितेश ये फिलहाल तो फायदे में है क्योंकि 187.80 पर ट्रेड कर रहा है काउंटर। कल भी मुझे याद था बाजार की वॉलिटिलिटी में पावर कंपनियों में काफी हरकत आई थी। आज हालांकि हल्की सी मुनाफा वसूली है, तो क्या इनको मुनाफा घर ले जाना चाहिए या फिर आप होल्ड करेंगे? मैं आई थिंक होल्ड करें। आई थिंक मेरा इस पर एक बाय कॉल भी है और आज जरूर स्टॉक सुस्त है और साइडवेज है, परंतु कल के गेन्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब तक ये नीचे में 185 तोड़ता नहीं है तो वो एक उनका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हो सकता है 184.90 का कैश लेवल्स में। तब तक इसे पॉजिटिव व्यू बना के रखें और जो इसका पहला टारगेट ऊपर में होगा वो 193-194 का होगा। बट मुझे लगता है कि इसमें जो ट्रेंड है थोड़ा सा स्ट्रॉगर हो सकता है और 200 के ऊपर के स्तर भी देख सकते हैं, परंतु आप एक बार 193-194 पे फ्रेश कॉल ले लें। 193-194 आए ना सर, एक बार फिर से हमसे बात कर लीजिएगा। फिलहाल होल्ड है पावर ग्रिड में और आपका स्टॉप लॉस 184 रहेगा। इस बीच मिलिंद देशमुख लाइन पर है। मिलिंद गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। मेरा सवाल है, मैं इंडोकॉम इंडस्ट्री लिमिटेड 200 का कॉल लेना चाहता हूँ जो अभी ₹1.10 पे चालू है, तो सही रहेगा क्या नहीं? 200 का कॉल लेना चाहते हैं, 172 पर ये ट्रेड कर रहा है। मनीष क्या काफी आउट ऑफ द मनी नहीं होगा? जी काफी ज्यादा आउट ऑफ द मनी है। 200 का कॉल अगर ये लेते हैं तो इस स्टॉक को कम से कम 15 to 20% अपसाइड मूव दिखाना पड़ेगा, तभी जाके इनको मुनाफा मिल सकता है। इससे बेटर इनको एडवाइस दूंगा कि या 180 का कॉल खरीदे या 175 का कॉल खरीदे। थोड़ा बहुत स्लाइटली आउट ऑफ द मनी होगा तो चलेगा, डीप OTM नहीं चलेगा। ओके, तो 175 का कॉल आप ले सकते हैं या फिर 180 का कॉल। 200 का कॉल से बहुत ऊपर है, देखिए 172 है ट्रेड, यानी कि यहां से आपको काफी तगड़ी तेजी देखनी होगी आपके लिए फायदे कमाने के लिए। तो आप 175 का कॉल ले जो करंट लेवल से काफी करीब है, तो वो एक बेटर ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बाजार की चाल में कुछ खास बदलाव तो है नहीं, 8208 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे मितेश और मनीष दोनों बताएंगे कि आज कौन से एक्टिव ट्रेड्स आप ले सकते हैं जिससे फायदा आपके हाथ लगेगा, और आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी इस ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन NBC आवाज पर। देखिए आज बाजार फिर से 8200 के आसपास अटकता हुआ दिखाई दे रहा है और 8203 पर आ चुका है। मिड कैप में हालांकि कुछ हरकत है, बैंक निफ्टी अब 50 पॉइंट गंवा चुका है। वैसे दिन आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर एक कॉल ले लेते हैं। मनीष शर्मा से जानते हैं ऑप्शंस के जरिए कैसे ट्रेड करें इस मार्केट को। मनीष क्या सलाह है?
जी, जैसे कि मैंने कहा निफ्टी हायर साइड ऑफ रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ से एक थोड़ी बहुत टेक्निकल पुल बैक या करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। उसी के लिए आज से 8000 का पुट बाय करने की राय होगी 50 रुपये के आसपास, 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखे और मुझे लगता है इस पुट में 100 से 120 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें ये पुट थोड़ा बहुत अंडर वैल्यूड है बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स, तो मुझे लगता है इस पुट में अच्छा पैसा बन सकता है। ओके, तो ये फिलहाल 8000 का पुट खरीदने की सलाह मनीष की ओर से आती हुई। 50 के आसपास खरीदेंगे तो बेहतर रहेगा। टारगेट 100, 120 का स्टॉप लॉस इसमें आपको 20 रुपए पर लगाना है। एक वजह खास है क्योंकि 8218 के पार निकल नहीं पाया है बाजार और कल भी आपको याद होगा 8220 के आसपास अटकता हुआ दिखाई दिया था। तो क्लियरली ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसीलिए ये पुट की पोजीशंस यहाँ पर हमारे जानकार सुझा रहे हैं। स्टॉक्स पर आते हैं। मितेश बताइए आपने कौन से ट्रेड चुने हैं? दो स्टॉक्स हैं, दोनों ही बाय की तरफ हैं और मिड कैप साइड से हैं। KPIT मुझे लगता है कि अच्छे ट्रेंड में जा रहा है तो इसमें बाय करें 134.90 के स्टॉप के साथ और 144 के आसपास के टारगेट्स देखें। और BEL एक बाय कॉल है जिसमें आप 1414 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 1480 1480 के आसपास के प्राइस टारगेट्स देखें ऊपर में। ओके, तो BEL में खरीदारी 1480 का टारगेट और साथ ही KPIT में तेजी की पोजीशन 144 का ट्रेड यहाँ पर टारगेट के लिहाज से आप ध्यान में रखेंगे। मनीष आपने कौन से शेयर चुने हैं? जी, मेरा पहला सेल कॉल रहेगा IOC में। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल है और टेक्निकल कॉल है। 345 का एक छोटा स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की राय होगी। अगर स्टॉक ये लेवल्स होल्ड नहीं कर पाता तो मुझे लगता है इस स्टॉक में 320 325 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मेरा सेकंड कॉल रहेगा सेल कॉल इन Divi's Lab। काफ़ी ज़्यादा चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा खराब है, मेजर ब्रेकडाउन है चार्ट्स पे। मुझे लगता है इस स्टॉक्स में 740 से 700, 740 पहला टारगेट होगा, 700 दूसरा टारगेट होगा। स्टॉक इन लेवल्स तक फिसल सकता है। 800 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की राय होगी। मेरा लास्ट कॉल होगा बाय कॉल इन टाटा मोटर्स। आज काफी ज्यादा अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला है। यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल लिया जा सकता है। 475 का स्टॉप लॉस रख के 520 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। चलिए, फिलहाल आपके लिए ट्रेड फायदे का सौदा रहेंगे। इसी के साथ हमारे एक दर्शक का भी सवाल ले लेते हैं जो लाइन पर आ गए हैं। चंदन कुमार झारखंड से लाइन पर है, पूछे चंदन जी। हाँ, हेलो। हाय सर, बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं चंदन बोल रहा हूँ जी। मैंने ITC का पुट ले रखा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बताइए ITC का पुट कौन सा वाला लिया है, किस भाव पर? मैंने 235 का पुट ले रखा है। ठीक है, देखना चाहिए। 3 रुपए 80 पैसे पोजीशन है इसकी। जी जी, 3 रुपए 80 पैसे की पोजीशन है इसकी। ठीक है, ITC पर आपकी क्या सलाह होगी? 235 का पुट, यानी कि इन्होंने की है मंदी। स्टॉक आज 242 पर ट्रेड कर रहा है। मनीष, क्या आपको डाउन साइड दिख रहा है इसमें? जी, स्टॉक में थोड़े बहुत शॉर्ट पोजीशंस ऐड जरूर हुए हैं। इन्हें एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा। 245 का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और इस पोजीशन को होल्ड रखें। जिस तरह की पोजीशन सेटअप है मुझे लगता है स्टॉक में 230 तक के लेवल्स टिल द एक्सपायरी या अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय होगी। 245 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। चंदन जी, 245 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे, ये आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं या फ्यूचर में? ठीक है, फ्यूचर में 245 का स्टॉप लॉस रखेंगे और होल्ड कीजिए इस पोजीशन को, क्योंकि आगे संभावना है कि 230 तक ये जा सकता है। अदिति त्रिपाठी हमारे साथ अब जुड़ गई हैं पुणे से, पूछे अदिति। हाँ मैम, दिस इज अदिति फ्रॉम पुणे। या ऐसे आई हैव परचेज 2 लॉट्स ऑफ PNB 145 कॉल एट 30 पैसा। 145 के आसपास आपने PNB लॉन्ग किया है, कॉल लिया है। 145 का कॉल लिया है 30 पैसे पर। 30 पैसे, या 30 पैसे का। ओके। एंड वन वाज FBI 245 का पुट। ओके, सो दैट वाज ऑन 8 रुपीज 53 पैसा। पहले PNB की बात कर लेते हैं, क्या सलाह होगी आपकी मनीष? जी, 145 का कॉल लिया है, प्राइस चल रहा है अभी 116, काफी ज्यादा दूर का आउट ऑफ द मनी कॉल है और इस सीरीज में मुझे नहीं लगता कि PNB 145 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो इस कॉल से डेफिनेटली एग्जिट कर ले, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और SBI 235 का जो पुट लिया है
जी एसबीआई में काफ़ी ज़्यादा हेवी शॉर्ट्स पोजीशंस ऐड हुई हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। एसबीआई मुझे लगता है यहाँ से 230 225 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय होगी। फ्यूचर में एक 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखे, 250 अगर क्रॉस होता है तो इस पुट से एग्जिट करे, अदरवाइज डेफिनेटली इस पुट में अच्छा पैसा बन सकता है। तो पीएनबी से तो एग्जिट लीजिए आदित्य, वहां पर पैसा बन नहीं रहा है और काफी दूर का कॉल आपने लिया है, तो वहां से एग्जिट कीजिए। साथ ही एसबीआई में होल्ड करें, 230 के लेवल्स को आपने वॉच करना है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा ब्रेक, कुछ और दर्शकों के सवाल का जवाब लेकर आएंगे आगे। अब देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। अल्पना हमारे साथ लाइन पर है दिल्ली से। बताइए अल्पना, क्या पोजीशन खड़ी है आपकी? आज सुबह हुआ था जो उसे बोले थे ना। अल्पना, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जैन इरिगेशन में आपका ट्रेड है क्या? आगे मेरा बाई कॉल है, 9560 में ले रहा है। 9560, ठीक है। 9390 के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज इस काउंटर में वैसे तेजी है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने 20,000 करोड़ एलोकेट किए थे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए, उस पर फाइनल गो अहेड आ गया है, इसीलिए स्टॉक में आई है थोड़ी तेजी। इस पर मितेश मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। इनका भाव जो है वो 95 रुपए 60 पैसे का है, वो अचीव होगा क्या आगे? देखिए यहाँ पर मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है और कल भी ये रिकमेंडेशन था, सुबह को भी रिकमेंडेशन था और 2 दिन में स्टॉक करीबन 88 से बढ़ के 95 हाफ तक जाके थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाएं और मुझे लगता है कि स्टॉक 98 की तरफ तो बढ़ ही रहा है। इवेंचुअली आई थिंक 105 का जो इसका हाई था अक्टूबर में, आई थिंक उसको भी क्रॉस करेगा। 90 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं और 105-6 के टारगेट देख सकते हैं। जनरेशन काफी पॉजिटिव चार्ट्स हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस पे। 90 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिएगा इस ट्रेड में, ये आपके लिए सलाह है अल्पना। राजन साहब लाइन पर हैं बेलगाम से, पूछिए राजन। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। मेरा एनटीपीसी पे 160 का पुट है एट 1.80 पैसा। ठीक है। 2 लॉट है एनटीपीसी। देख लेते हैं आज एनटीपीसी कहाँ ट्रेड करा। आपने कहा 160 का पुट, 1 रुपए 80 पैसे की पोजीशन, 166 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्योंकि पावर कंपनियों में कल परसों काफी एक्शन था। बताइए मनीष, आगे का ट्रेड कैसा दिख रहा है? जी थोड़ा बहुत साइडवेज है बट पॉजिटिव बाइस के साथ ट्रेड कर रहा है स्टॉक। स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा 168 का, अगर 168 क्रॉस कर लेता है तो इस पुट से एग्जिट कर ले, अदरवाइज स्टॉक में एक पुल बैक जरूर देखने को मिल सकता है 163 तक। अगर 163 आता है तो इस पुट से बुक प्रॉफिट करने की राय होगी। 163 पर आए तो आप एग्जिट कर लीजिएगा, लेकिन आपके लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो 168 का होगा, उस पर आप गौर जरूर करें, वो आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा लेवल। अरविंद बंसल हिसार से लाइन पर है, पूछिए अरविंद। ओके, व्हाट्सएप पर इनका सवाल आया है। टाटा मोटर्स डीवीआर खरीदना चाहते हैं। मितेश, क्या लेवल सही होगा? देखिए आई थिंक टाटा मोटर्स में एक पॉजिटिव व्यू है और साथ में डीवीआर में भी आई थिंक एक व्यू बायस पॉजिटिव का ही है। तो अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं थोड़ा सा पोजिशनल व्यू के हिसाब से, तो स्टॉप लॉस इसका बनता है करीबन 476 के आसपास से और इसके जो टारगेट्स हैं ऊपर में वो बनते हैं करीबन 525 के आसपास। तो आप इसमें एंट्री लीजिए करीबन 486 से लेकर 488 की रेंज में और 474 की जगह स्टॉप लॉस लगाइए और 520-25 के टारगेट्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। टाटा मोटर्स में आप पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉसेस पर जरूर गौर करिएगा। 480 आपके लिए आगे का लेवल होगा, जहां तक पहुंचने की उम्मीद जरूर है। इसी के साथ मितेश और मनीष, आप दोनों से लेंगे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए आज के ट्रेड पर। वक्त हो रहा है इसी के साथ एक ब्रेक का भी। निफ्टी 8,200 को होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस लेवल को इसने यहाँ ब्रीच भी किया है, यानी कि इसके नीचे फिसला है। देखते हैं मार्केट में क्या रिकवरी आती है या फिर इसी दायरे में बाजार घूमता रहता है। और साथ ही आपके कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे फटाफट अंदाज में आशीष वर्मा और प्रकाश काबा। ब्रेक की बात। दिग्गजों में सुस्ती, सेंसेक्स निफ्टी 0.25% ऊपर, लेकिन छोटे मझौले शेयरों में आज भी अच्छी खरीदारी।
मेटल और ऑटो शेयरों में मजबूती। ग्लेनमार्क फार्मा का यूएस एफडीए का बूस्टर डोज, नई दवा के ट्रायल की मंजूरी से शेयर 2% चढ़ा। अंकलेश्वर प्लांट के लिए यूएस एफडीए की चेतावनी से वॉकहार्ट फिसला। ऑयल में करीब 4% का उछाल, मैंगनीज ओर के दाम में बढ़ोतरी का असर, कीमतों में लगातार 5वें महीने बढ़ोतरी। एफआई लिमिट बढ़ने से नंदन डेनिम 12% चढ़ा, आरबीआई ने लिमिट बढ़ाकर 49% तक की। और जीवी के पावर में 10% का शानदार उछाल, नवी मुंबई एयरपोर्ट की बोली लगाने की रेस में एकमात्र कंपनी, बाकी 3 कंपनियों ने खींचा हाथ। और क्विकली इंडियन मार्केट्स का चेक ले लीजिए। बुधवार की सुबह एकदम फ्लैट शांत सेंसेक्स निफ्टी में कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा। जो ऊपरी गेन्स थे वो हमने गवा दिए हैं अब, लेकिन एक्शन है ब्रॉडर मार्केट्स में। मिड कैप्स और स्मॉल कैप यूनिवर्स में पिछले कुछ दिनों से लगातार एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। वो आउट परफॉर्मेंस आज भी कंटिन्यू होता हुआ, तो मिड कैप्स में 3/4, स्मॉल कैप्स में भी ऑलमोस्ट 1% के आसपास का उछाल है और इसलिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। 3 for 1 का रेशियो, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 75% शेयर उसमें हर निशान के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। और निफ्टी पे दबाव जो बना रहा है वो पॉकेट है बैंक्स। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए और वहां पे अब 1/3% के दबाव के साथ दिन के लोज पे समय कामकाज होता हुआ। ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए? निफ्टी से बहुत क्लियर कट सिग्नल्स नहीं मिल रहे। 8200 के आसपास निफ्टी अटकता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ जाने माने मार्केट्स एक्सपर्ट PrakashGaba.com के प्रकाश गाबा जुड़ रहे हैं। प्रकाश सर, क्या करूं, एकदम ठंडा कामकाज 8200 के ऊपर कन्विंसिंगली हम ट्रेड नहीं कर पा रहे। क्या इंडिकेशंस दे रही है चार्ट्स? थकान कह सकते हैं, हाँ, लेकिन लोअर लेवल्स में अब भी सपोर्ट है। मैं कहूंगा कि अराउंड 8140 170 एक जोन है। आज का जो हाई क्रॉस हो जाता है तो 8250, एक्चुअली हमने देखा था पिछले दिनों हमने बात की थी 8228 और 8250, ये स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है, ये पार करना बहुत जरूरी है। ओके, और ये बैंक निफ्टी का क्या करना चाहिए सर? ये क्या अंडर परफॉर्म करने वाला है? यहां पर तो वीकनेस है मुझे लगता है, लेकिन 17,800 और 18,200 में ट्रैप्ड है। जब तक ये ट्रैप से निकलेगा नहीं, इसमें स्ट्रेंथ आएगा नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है क्लू बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी ऊपर तो निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी में लोअर लेवल्स में सपोर्ट मिल सकते हैं। अगर 17,800 में सपोर्ट मिला तो फिर कह सकते हैं कि निफ्टी कंसोलिडेट हो चुका और अपमूव शुरू हो सकता है, तो ध्यान देना चाहिए बैंक निफ्टी। हाँ, वेटेज भी ज्यादा है, 35-40% के आसपास बेंचमार्क्स में वेटेज रखते हैं बैंक्स। तो बैंक्स अगर परफॉर्म करे तब निफ्टी का शायद हालात सुधरते हुए नजर आए, तो वहीं पे आप फोकस करें इस समय। लेकिन चलिए, बहुत सारी क्वेरीज आई थी कल के शो के दौरान भी, कुछ क्वेरीज हम नहीं ले पाए थे। उसके बाद कल से लेकर आज तक के बीच में कई सारी क्वेरीज आई हैं। इन तमाम क्वेरीज को सुलझाने की कोशिश होगी। अगले 6 मिनट तक आपकी तरफ से आए सवालों का फटाफट जवाब देंगे। प्रकाश सर मेरे साथ बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट की। ओके, श्रीनगर से आसिफ का सवाल है, एस्टेक लाइफ साइंसेज 600 शेयर 680 की बाइंग। वाह, आज तो वहां बर्फ पड़ी है वहां पर। चलो अच्छा है, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है एस्टेक लाइफ साइंसेज का। मुझे लगता है अपमूव स्टिल ऑन है, इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी अराउंड 600 या 590 का, और होल्ड कीजिए 700 750 के वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एनबीसीसी पे अगरतला से मृण्मय का सवाल है, 94 शेयर्स 224 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 240 का। बेचे कहां पर? 280 और 300 के आसपास। हैदराबाद से बिंदु का सवाल है डेटा मैटिक्स को लेकर, 3500 शेयर 141 की बाइंग। थोड़ा महंगा ले लिया, लेकिन घबराइएगा मत, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसमें अगर गिरावट आती भी है तो होल्ड मत कीजिए, नथिंग टू वरी। एक स्टॉप लगाकर चलिए 125 का, अगर 125 ब्रेक हो जाता है फिर आप निकल जाइए। एसआर शिपिंग पे बैंगलोर से असगर सी का सवाल है, 5000 शेयर खरीदे हैं 35 की बाइंग। क्लैरिटी है नहीं, साइडवेज जोन पर है, इन्होंने हाई पर ले लिया है। इनको अगर मौका मिलता है अपमूव में तो निकल जाइए। इस स्टॉक में ट्रेंड नहीं है, इसमें रहना जरूरी नहीं है। रिलायंस डिफेंस हैदराबाद से मुनाफ का सवाल है, 2000 शेयर 63 की बाइंग।
रिलायंस डिफेंस पर चार्ट निकाल लेते हैं रिलायंस डिफेंस का और देखिए इसका हाल क्या है। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, अपर रीजन में 65-70 यहां अगर जब चला जाता है तो वहां पर एग्जिट, फिलहाल होल्ड। कटक से नंदन का सवाल है टाटा मेटालिक्स, 100 शेयर 475 की बाइंग। बहुत महंगा ले लिया है लेकिन नथिंग टू वरी। यहाँ पर एक तो होल्ड कीजिए, जो उसका करेक्शन था खत्म हुआ, अप मूव शुरू हुआ होगा। नेक्स्ट टारगेट 450 है, फिर भी आपके कॉस्ट से कम है। अब क्या करें, ऐड कीजिए और स्टॉप लगाइए 300 का और 450 के आसपास, 425 के आसपास बेच दीजिए। एक घाटे का सौदा मुनाफे में बदल सकते हैं। सहारनपुर से अवनीश का सवाल, DHFL 300 शेयर 290 की बाइंग। DHLF मुझे लगता है दीवान हाउसिंग, DHFL दीवान हाउसिंग चार्ट निकाल लेते हैं। दीवान हाउसिंग का यस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स करीब कह सकते हैं 220-230 के हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव मिलेगा, 300 के आसपास निकल सकते हैं। कानपुर से सीता जी का सवाल है, LIC हाउसिंग फाइनेंस 110 शेयर 535 की बाइंग। महंगा ले लिया थोड़ा, लेकिन घबराने की बात नहीं, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, डिप्स और भी मिलेंगे, 500 का लेवल भी देख पाएंगे, लेकिन घबराइएगा मत। वहां पर ऐड कीजिए, होल्ड कीजिए, बेचिए 650 में। जेट एयरवेज पे सवाल है बैंगलोर के विनोद का, 200 शेयर 570 की बाइंग। जेट एयरवेज चार्ट निकाल लेते हैं। जेट एयरवेज का मुझे लगता है इसका जो चार्ट है लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, होल्ड कीजिएगा 420 और 480 के आसपास, जब भी मौका मिले वहां पर निकल सकते हैं। स्पार्क अहमदाबाद से राजू का सवाल, 200 शेयर 410 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, नुकसान में बैठे हैं लेकिन होल्ड करना चाहिए। इनको स्टॉप लगाना तो लगा सकते हैं 275 का, यहाँ ऐड भी कर सकते हैं। जो ऐड करें कहां बेचे, 400 के आसपास, होल्ड। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जम्मू से अभिषेक का सवाल, 200 शेयर 56 की बाइंग। होल्ड कीजिए, 50 का स्टॉप लगाइए, बेचिए कहां पर, 65 और 70 के आसपास। कालिंदी रेल बैंगलोर से शीतल का सवाल, 100 शेयर 120 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 108, 110 का। अपर रीजन्स में एक मौका मिले तो 140 और 150 के इर्द गिर्द बेच सकते हैं। ऑयल इंडिया भुवनेश्वर से RN साहू का सवाल, 540 शेयर 457 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 450 का। कहां बेचिए, बिटवीन 470 और 500 के आसपास बेच सकते हैं। DLF हरियाणा से पुनीत का सवाल, 800 शेयर 116 की बाइंग। एग्जिट कीजिए, मुनाफे में बैठे हैं, थोड़ा आपको मिलेगा फिर निकल जाइए, लेकिन मेरे ख्याल से स्टॉक में होना नहीं चाहिए। M&M केरला से M नायर जी का सवाल है, 400 शेयर 1421 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, 1150 का स्टॉप लगाइए, 1400 के आसपास निकल सकते हैं। एक घाटे का सौदा मुनाफे में बदल सकता है। IFCI पर बैंगलोर से विकास का सवाल, 1800 शेयर 27 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए अराउंड 2250 का। स्ट्रक्चर वीक है लेकिन लगता है कि बॉटम आउट हो रहा है, इसीलिए अपमू का एडवांटेज लेकर निकल जाइए 32 के आसपास। दिल्ली से VK रस्तोगी का MBL इंफ्रा पे सवाल, 100 शेयर 112 की बाइंग। एग्जिट, वीक स्ट्रक्चर, इसमें होना नहीं चाहिए आपको। ओके, इसके अलावा उल्लासनगर से मनोज का सवाल है उज्जीवन पर, 70 शेयर 316 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 320 का। अपमूव मिल सकता है तो बेचिए कहां पर, 380 और 400 के इर्द गिर्द इस जोन पे निकल सकते हैं आप। अपोलो हॉस्पिटल सूरत से जिग्नेश का सवाल, 50 शेयर 1200 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए 1165 का। 1300 के आसपास मौका मिले तो वहां पर निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एटलस साइकिल बैंगलोर से ज्ञानेश, 50 शेयर 385 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 350 का, एग्जिट कीजिए 450 के इर्द गिर्द। कॉक्सन किंग विजाक से महेश का सवाल, 400 शेयर 185 की बाइंग। 185 की बाइंग है, होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 160 का, एग्जिट कीजिए अराउंड 220 के आसपास। 30 सेकंड बचे, 2 सवाल ले लेता हूं। इंदौर से अनिल साहू बायोकॉन पर 100 शेयर 320 की बाइंग। बहुत बढ़िया, 3 टाइम्स तो हो गया। होल्ड करना चाहिए, अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट, तो लगाइए 840 का। फाइनली लखनऊ चलते हैं। रुचि झा का सवाल है मारुति सुजुकी, 300 शेयर खरीदे हैं 4750 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए 4750, वाह इतना मुनाफा मिला है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना है अगर लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट तो 4500। ओके, समय खत्म हो गया 6 मिनट का। हमने ज्यादा से ज्यादा क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करी थी। प्रकाश सर, हमेशा समय कम ही पड़ता है, क्वेरीज बहुत सारी हैं, तो एक जेनरिक क्वेरी ले लेता हूं हम सबकी जो होती है आपसे। आज की कुछ ट्रेडिंग टिप्स दे दीजिए।
जरूर, वो स्टॉक अच्छे रहते हैं। एक तो है भारत फाइनेंशियल, मुझे लगता है यहाँ पर एक अप मूव मिल सकता है। आज का ट्रेडिंग के हिसाब से एक मूव मिला है, वो भी अच्छा है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 667 के है, स्टॉप होना चाहिए 622 का। दूसरा स्टॉक L&T फाइनेंस का है, यहां पर भी इसी क्षेत्र से है। इसका जो टारगेट है 93, 94, स्टॉप होना चाहिए 89 का। ओके, तो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स यानी कि जो पहले एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के नाम से जानी जाती थी कंपनी, उसको खरीदे, और L&T फाइनेंस होल्डिंग, दोनों NBFCs पे प्रकाश सर दाव लगाते हुए दोनों में खरीदारी करने के मौके। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। प्रकाश गावा सर मेरे साथ बने हुए, आपकी स्क्रीन पर हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे जो टोल फ्री नंबर्स हैं, हमारा जो फेसबुक पेज है, इन सबके अपडेट चलते रहेंगे। आप हमें कॉल करें। इस ब्रेक के बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज सॉल्व करेंगे हम दोनों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और लैक लस्टर, जिसे हम कहते हैं ना, ठंडा कामकाज हो रहा है सेंसेक्स निफ्टी में। तो इस समय ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक रुझान अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और सबसे पहले चलेंगे कोलकाता। इंदर लाल जी वहां से जुड़ रहे हैं। लाल साहब गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। हाँ जी, नमस्कार जी, हैप्पी न्यू ईयर सर। आपको भी लववर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, मेरा सवाल RBL बैंक के लिए है। 356 में 300 क्वांटिटी लिया हुआ है। हाँ। तो इसको मैं क्या करूं? अगर एवरेज करना है तो फिर मैं एवरेज करूं। 356 पे लिया है तो 10 रुपए नीचे है, ये एवरेज करने के लिए तो सही प्राइस, ऐसा कोई पैनिक तो है नहीं। अच्छा, ये लंबी अवधि के लिए लिया है या ट्रेडिंग बैठ है सर? 27 तक गया था ये। हाँ? मेरा 3 महीने का व्यू है। 3 महीने के लिए RBL बैंक क्या करना चाहिए प्रकाश सर? 3 महीने का 1 साल कर दीजिए और होल्ड करना चाहिए। पैसा मुनाफा अच्छा मिल सकता है तो क्यों 3 महीने के लिए होल्ड करते हैं आप? जरूरी है, पैसे की जरूरत है आपको? जी नहीं। आपको नहीं तो होल्ड कीजिए। बहुत अच्छा सपोर्ट बेस मिला है 330 में। एवरेज करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन नजरिया थोड़ा लंबा कर लीजिए। ओके, चलिए अब बैंगलोर चलते हैं कोलकाता से, और वहां से RK लाल साहब जुड़ रहे हैं। लाल साहब हाय, गुड मॉर्निंग। सवाल क्या है? मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर सर। आपको भी सर, बताएं। सर एक्चुअली मैंने टाटा एलेक्सी का 30 शेयर्स बाई किया था 1122। हाँ, तो अभी ये होल्ड करना है सर, क्या इसका टारगेट होगा? मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था। तो शॉर्ट टर्म में तो आपने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया, और मेरे ख्याल से लोज पे पकड़ा है, वहां से अच्छा खासा उछाल मिल रहा है। क्या करना चाहिए प्रकाश सर? अभी भी होल्ड करें या रणनीति इनके लिए क्या होगी? इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। सबसे पहले प्लीज अभी 10 मिनट में लगाइए एक स्टॉप 1400 रुपए का, 1395 का, और होल्ड कीजिए। कहां तक जाएगा? 1500 जाएगा, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन मुझे अपमूव लगता है यहाँ पर। और अपना जैसे ही अपमूव मिलता है तो अपना स्टॉप बढ़ाते रहिएगा, भूलिएगा मत। तो डाउन साइड प्रोटेक्ट करें अपनी, और अपसाइड तो जितने खुल रही है उतना अच्छा होगा आपके लिए। नागपुर से, लेकिन ये व्हाट्सएप क्वेरी है, ये नागपुर से अंशुल की क्वेरी है इक्विटास होल्डिंग्स को लेकर। 100 शेयर 186 की बाइंग, तो 35-36 रुपए का लॉस हो रहा है। मैं एज्यूम कर रहा हूं अंशुल, क्योंकि आपने डिटेल शेयर नहीं करी है, आपने लंबी अवधि के लिए आज से निवेश किया। प्रकाश सर क्या करूं? बेसिक स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन लोअर लेवल्स पे यहां पर लगता है कि शायद ये सस्टेन कर पाए, इसीलिए होल्ड। इनको अगर स्टॉप लगाना है तो 140 का लगाइए। निकलेगा कहां पर? बिटवीन 164 और 170। जब भी यहां पर चला जाए निकल जाएगा, इसका स्ट्रक्चर वीक है। ओके, तो चलिए अभी एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय हो गया है। ब्रेक के बाद भी तमाम क्वेरीज को सॉल्व करते रहेंगे। आप हमारे जो तमाम नंबर्स आपकी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उसमें किसी भी माध्यम से हमें रीच आउट करें। कोशिश करूंगा कि इसी शो में उस क्वेरी को सॉल्व करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और डिजिटल इकोनॉमी को कारगर बनाने के लिए सरकार को इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। यही नहीं, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए तरह तरह की छूट और प्रोत्साहन देना होगा। डिजिटल इकोनॉमी पर हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या ने बात की बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के चेयरमैन जन्मजय सिन्हा से। सुनिए। ये वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है, तो इसको समझना थोड़ा सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट जो है सीधा पता नहीं चलता है। 5 थीम हम लोग ने देखा है। एक तो है कि एक थोड़ा सा शिफ्ट है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड चैनल्स एंड डिजिटल पेमेंट। देखिए, अक्टूबर तो दिवाली का मंथ होता है, उसके बाद दिसंबर में सब नंबर्स बढ़ गए हैं। बने जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस डिजिटल काफी जोर से बढ़े हैं।
ऑनलाइन परचेसेस बढ़ गए हैं। अभी जो है डिस्क्रेशनरी स्पेंड थोड़ा उसमें रुकावट आ गई है और जो है कि कैश इंटेंसिव सेगमेंट्स जो है उसमें प्रॉब्लम हुआ है। देखिए कहीं आप पेमेंट देखिए तो इंडिविजुअल से मर्चेंट को होता है, इंडिविजुअल से गवर्नमेंट को होता है, इंडिविजुअल से इंडिविजुअल को होता है। तो सबसे भारी जो दो जगह में प्रॉब्लम हुआ है इंडिविजुअल टू मर्चेंट और मर्चेंट टू मर्चेंट, और इसमें जो रीजन है वो अलग अलग है। इंडिविजुअल टू मर्चेंट में तो एक्सचेंज की घटावट यानी करेंसी की घटावट से हुआ है। मर्चेंट टू मर्चेंट में तो प्रॉब्लम यह है कि उन लोग घबरा रहे हैं टैक्स के बारे में, क्या होगा, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हो जाएगा कि नहीं वगैरह। मगर उन लोग फाइनली जब अंदर सेटल कर जाएंगे फॉर्मल इकोनॉमी में तो इकोनॉमी के लिए बढ़िया होगा। मगर इसके लिए अभी दो तीन चीज करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा टैक्स को, रेट्रोस्पेक्टिवली इनके पीछे नहीं जाना होगा, और दूसरी बात है कि थोड़ा एंट्री रेट ये जो है इनके लाने के लिए उसको कुछ टैक्स हॉलिडे वगैरह देना पड़ेगा, तो फिर मर्चेंट्स आ जाएंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि व्यापारियों को डर ये है कि वो ट्रांजैक्शन तो कर लेंगे बैंक के थ्रू या कार्ड पे, लेकिन एक बार रिकॉर्ड पे आ गया तो आईटी डिपार्टमेंट ये कहेगा कि आपने 2 महीने में इतना कारोबार किया तो इसके पहले के 8 महीने में क्या किया होगा या पिछले साल कितना किया होगा, वो पूरा रिपोर्ट कीजिए और पूरे पर टैक्स दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने हालांकि एक आश्वासन दिया था अभी यहां पर हफ्ते 10 दिन पहले ही कि ऐसा नहीं होगा। क्या इंडस्ट्री को इस पे भरोसा नहीं है? वो फॉर्मली एक ऑर्डर चाहते हैं वित्त मंत्रालय और आईटी डिपार्टमेंट की ओर से? अब देखिए सब लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि जब भी आप शिफ्ट कर रहे, इतनी बड़ी शिफ्ट हो रही है। देखिए जो कैश इकोनॉमी से आप जाना चाह रहे हैं, सबको कैश इकोनॉमी को फॉर्मल सेक्टर में लाना चाह रहे हैं, तो इस लेवल का चेंज जो होता है उसमें लोग घबराते हैं। और क्या उनको आश्वासन देगा, बने कोई ऑर्डर आएगा उससे आश्वासन होगा कि नहीं होगा, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। देखिए जब इतना भारी बिहेवियर चेंज होता है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो कहीं हम लोग सोचें कि 3 महीना में सब कुछ बदल जाएगा तो ये गलत है। अभी ये 3-4 साल का बैटल है, मगर ये बैटल को जो शुरू किया गया है उसमें बहुत जोर का फिलिप मिला है, तो ये फिलिप को कंटिन्यू करना है। देखिए 4-5 चीज करना होगा कि ये एक दोनों साइड से आगे बढ़ पाए। एक तो हम लोग को डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ओरिजिनेशन में और उसका बैक एंड को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अवेयरनेस को बहुत जोर से बढ़ावा देना पड़ेगा, इंसेंटिव देना पड़ेगा डिजिटल के लिए, टैक्स बैक, कट बैक दीजिए कि कहीं गवर्नमेंट पेमेंट आप डिजिटली कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा रिटर्न कैश बैक दे दीजिए, और कैश ट्रांजैक्शंस को लिमिट कर दीजिए कि आप 25,000 या 30,000 रुपए से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं दे सकते हैं, कोई और तरीके से दीजिए। तो ये 3 चीज तो करना ही पड़ेगा। और चौथा एक और चीज को देखना पड़ेगा कि साइबर रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। तो एक तरफ से ये छोटा सा बेस से डिजिटल को बढ़ावा देना है, दूसरी तरफ कैश को थोड़ा डिसइंसेंटिवाइज करना है, और तीसरी तरफ एक सिक्योरिटी साइबर रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है। तो ये सब बहुत बड़ी चीज है। ये सब कहीं हो जाए तो इंडिया काफी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पर इस समय तो दरअसल या तो ग्राहक को या तो व्यापारी को, जो जिसके दुकान में वो मशीन लगी हुई है पॉस की, या जिसने पेमेंट लिया है, उसको पैसे देने पड़ते हैं और फीस बहुत ही स्टीप है सर। 2-2.5-3% फीस देना, यानी 100 रुपए में से 3 रुपया तो उस दुकानदार की मार्जिन मुश्किल से होती है। अगर वो फीस भरेगा तो फिर आपको क्या लगता है वो क्यों पेमेंट लेना चाहेगा? बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। पहले तो देखिए जो एमडीआर फीस है, जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, इसको बहुत जोर से घटाना है, क्योंकि देखिए छोटे वॉल्यूम पे 3 रुपए आपको चाहिए होना पड़ता है। कहीं इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा तो ये अमाउंट को बहुत घटाना है, क्योंकि बैंक को उतना ही पैसा बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगे। मगर इसमें देखिए 3 चीज एक साथ होना है। अभी हम लोग खाली बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिजिटल क्या है, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैश क्या है। कॉस्ट ऑफ कैश जो है बैंक्स अपने ऊपर ले लिए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग आरबीआई ले लिया, और कैश जब हम लोग रखते हैं तो आरबीआई को एक हम लोग लोन देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लोन देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। कहीं हम 2,000 रुपए का नोट रखे हैं, उसको बनाई में थोड़ी 2,000 रुपए लगता है, तो जो हम 2,000 रुपए रखते हैं तो गवर्नमेंट को 2,000 रुपए का लोन है इंटरेस्ट फ्री। तो ये जब
तो इसको फिर प्रिंट करते हैं, फिर जो है हम लोग बैंक के ब्रांचेस में रखते हैं कैश को, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कैश के बहुत कॉस्ट है, मगर ये कॉस्ट हम लोग हरदम फ्री किए हैं। तो इस पर थोड़ा सा पाबंदी लाना पड़ेगा। इसमें हम लोग को बोलना पड़ेगा कि आप 30,000 से ऊपर का कैश में पेमेंट ही नहीं कर सकते। इसको हम गवर्नमेंट पेमेंट नहीं लिया जाएगा इतने हाई वैल्यू ऑफ कैश में। तो जब तक कि कोई आप इस पर पाबंदी नहीं लाएंगे तो ये प्रॉब्लम है। तो इसको एक मैनेज करना है कि किस तरीके से कैश को थोड़ा डिसइंसेंटिव दिया जाए और थोड़ा डिजिटल को इंसेंटिव दिया जाए। तो इंसेंटिव एक तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को घटाना है, दूसरा कोई इंसेंटिव देना है। एक लॉटरी है, दूसरा है कि कुछ कैशबैक मिले। जब आप पेटीएम में वगैरह खोलते हैं तो आपको थोड़ा पैसा मिलता है शुरू में टू ट्रायल करने के लिए। तो इस किस्म के थॉट्स लगाना पड़ेगा कि कैसे किया जाए। ओके, मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए और कुछ स्टॉक्स ऑफ हरकत दिखाते हुए। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, वो है HCL टेक्नोलॉजीज। अब वो दिन के हाईज पे है, हालांकि ब्रोकरेजेस की कुछ रिपोर्ट जो आई थी वो पॉइंट आउट कर रही थी कि उनकी प्रेफर्ड बेट होगी। HCL टेक्नोलॉजीज की मैं बात कर रहा हूँ। 1.5% का उछाल अब यहां पे देखने को मिल रहा है। प्रकाश जी, आईटी में कुछ लग रहा है? TCS, विप्रो भी हरे निशान के साथ आज कामकाज कर रहे हैं। HCL में तो लग रहा है मुझे। हाँ। वीकली चार्ट देखता हूं तो लगता है अब ये तो खरीदना चाहिए। हाँ। और स्टॉप लगाना चाहिए 820 का। कहां तक जाएगा? 880 से 900 भी जा सकता है, वक्त लगेगा। ये जगह खरीदने की अच्छी है, खाली स्टॉप लगाना है 820 का। वैसे भी फोकस में आईटी पैक आएगा, रिजल्ट्स आने वाले हैं। HCL टेक ज्यादातर फॉरेन ब्रोकरेजेस की भी प्रेफर्ड बेट, और प्रकाश सर कह रहे हैं चार्ट पे भी लग रहा है कि जगह खरीदने की यहाँ पे 900 तक के टारगेट्स लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए और तमाम क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। और इस शो सौदा आपका मैं अब फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स का पूरा एक्शन लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड अप।